नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई बात कह दे या धर्म के खिलाफ कोई फिल्म बन जाए या धर्म का कहीं जिक्र हो या भगवा रंग की कोई बिकनी पहन ले हीरोइन, तो इस देश में विवाद हो जाता है। देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग होती है। पत्रकारों पर, कलाकारों पर, स्पोर्ट्स पर्सन पर, सब पर। अगर इस देश में नीरज चोपड़ा जैसे डेकोरेटेड एथलीट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को अपने यहाँ बुलाते हैं तो क्या क्या नहीं कहा जाता उनके बारे में। लेकिन जो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स या प्रोपेगेंडा एक्टर्स देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें ताकि उनका अपना पर्सनल एजेंडा कामयाब हो, तो ऐसे लोगों पर क्या देशद्रोह का मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए? क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और गलत तथ्य प्रस्तुत करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म होना चाहिए। क्योंकि आप तो जो इस देश में हुआ ही नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हुआ है उसको आप छुपा रहे हैं। तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? तो क्यों ऐसे कलाकारों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता? मैं आज दो ऐसे ही कलाकारों की बात कर रहा हूं जो जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होने चाहिए? खास करके अक्षय कुमार पर। अक्षय कुमार प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। ऐसे चूस कुमार को क्यों ना अदालत में घसीटा जाए, क्यों नहीं कार्रवाई होती ऐसे पे? कितनी ही प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर इन्होंने गलत तथ्य दिखाया और कितनी बार इनको जो है वो झिड़क पड़ी है, उसके बावजूद नहीं सुधरते। अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म आई है केसरी 2, मैं उस हवाले से जिक्र कर रहा हूँ। केसरी 2 में कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया जिसमें एक शख्स को दिखाया गया कि कैसे उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर कोर्ट में मुकदमा लड़ा था और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जबकि ये हकीकत से कोसों दूर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो ग्रोक आजकल एआई नहीं चल रही है जो सच्चाई खोल देती सामने, वो भी बता रही है कि क्या क्या इसमें झूठ था। फिल्म में एक शख्स दिखाए गए सी शंकरन नायर, जो अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया। दिखाया गया कि ब्रिटिश कॉर्न और जनरल डायर के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लड़ते दिखाया, जो वास्तव में हुआ ही नहीं। क्योंकि ग्रोक के अनुसार फिल्म में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद एक कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है जिसमें सी शंकरन नायर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार नरसंहार के बाद ऐसा कोई प्रमुख मुकदमा कोर्ट तक नहीं पहुंचा था। ये कोर्ट रूम ड्रामा काफ़ी हद तक काल्पनिक है, जिसे कहानी को नाटकीय बनाने के लिए जोड़ा गया, जबकि पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है, पूरी फिल्म इस पे बेस्ड है। कुछ समीक्षकों का यह भी कहना है कि अनन्या पांडे हीरोइन जो थी फिल्म की, उसके द्वारा निभाए गए दिलरीत कौर और कुछ घटनाओं को अतिशयोक्तिपूर्ण और नाटकीय तरीके से दिखाया गया है। उदाहरण के लिए कोर्ट में एक रेप विक्टिम के क्रॉस क्वेश्चनिंग को कुछ दर्शकों ने असंवेदनशील और ऐतिहासिक रूप से अनावश्यक बताया है। इसके अलावा शंकरन नायर के किरदार को हिंदी में बोलते हुए दिखाना भी ऐतिहासिक रूप से गलत माना गया, क्योंकि वो दक्षिण भारत से थे, उनकी भाषा में तमिल प्रभाव होना चाहिए था। यही ग्रोक कहता है कि आधी हकीकत है आधा फसाना है। यानी एक्स पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि आधी हकीकत आधा फसाना है। उनका कहना है कि हालांकि फिल्म ने शंकर नायर जैसे कम चर्चित व्यक्तित्व को सामने लाकर सराहना का काम किया है, लेकिन कहानी में कई हिस्से निर्देशक की रचनात्मक स्वतंत्रता का परिणाम है जो ऐतिहासिक तथ्यों से कहीं मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए जनरल डायर को कोर्ट में गिल्टी करार देने की बात दिखाई गई है, तो वास्तव में डायर को ब्रिटिश सरकार ने बचाने की कोशिश की थी और उन्हें औपचारिक सजा नहीं मिली थी। चलिए डायर पर हम बाद में आते हैं। पहले शंकर नायर कौन थे जिसको लेकर फिल्म का मुख्य किरदार गढ़ा गया? शंकर नायर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जलियांवाला बाग से कांड से पहले। उसके बाद शायद जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये कैरेक्टर चुना गया, इसके दो मकसद थे। एक तो इसके आसपास एक कहानी गढ़ी गई, एक मिथ्या कहानी गढ़ी गई, और दूसरा इसी बहाने इस देश को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि देखिए
कांग्रेस ने तो अपने इस अध्यक्ष को लेकर कभी बखान नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम देखो, हम कांग्रेस का अध्यक्ष था ये आदमी, लेकिन इसने देश के लिए मुकदमा लड़ा, इसलिए हम जो है इस पर फिल्म बना रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन हकीकत ये है कि ये ऐसा कोई मुकदमा हुआ ही नहीं था। बाद में जनरल जो ओडोर थे, उन्होंने एक मामला दर्ज किया था, इंग्लैंड में एक मुकदमा दर्ज किया था कि कुछ मानहानि को रिलेटेड। वहाँ पर जाके इन्होंने फिर ये मुकदमा जो है वो लड़ा गया था और उसमें जलियांवाला बाग के हत्याकांड का जिक्र आया था। ये बाद की कहानी है, जबकि फिल्म में दिखाया गया कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद सी शंकर नायर ने मुकदमा लड़ा। अच्छा, फिल्म में जो सबसे विलेन है उस कांड के सबसे बड़े जनरल डायर, उनको दिखाया गया कि उन्हें गिल्टी करार दिया कोर्ट ने। और ये हकीकत है, ये तो हमने भी पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये ब्रिटिश हुकूमत के गुणगान क्यों कर रहे थे? ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी है। आप जो सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं, मैं चलिए मान लेता हूं कि सी शंकर नायर जो है वो तमिल उनकी भाषा थी, उन्हें शुद्ध हिंदी कैसे आती थी, ये मैं मान लेता हूं कि चलिए सिनेमैटिक लिबर्टी थी, हिंदी सिनेमा था, ले ली। लेकिन जो मुकदमा हुआ ही नहीं, वो आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? पब्लिक को इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं? जो घटना बाद में जाके कहीं इंग्लैंड में हुई, उसको आप भारत में दिखा रहे हैं और इसके ज़रिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सावरकर को जानबूझ के, ये मैं नहीं कह रहा, ये आज की सत्ता कहती है कि सावरकर के कंट्रीब्यूशन को जानबूझ के इतिहासों में नहीं दिखाया गया, उसी तरह से सी शंकर नायर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये इनका भी कंट्रीब्यूशन जानबूझ के दबाया गया ताकि जो चहेते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ही दिखे इतिहास में। उस मकसद से ये झूठी कहानी गढ़ी गई थी। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं होता? और मुझे लगता है मौजूदा सरकार को भी करना चाहिए। इतिहास देश का इतिहास है, किसी पार्टी का इतिहास नहीं है। आप कैसे इतिहास के साथ छेड़खानी कर सकते हो? इसके अलावा भी, क्योंकि अक्षय कुमार पहली बार नहीं है, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक और मेजर ब्लंडर इसमें था जो ग्रोक ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि इसमें दिखाया गया कि फिल्म सुझाव देती है कि जनता को जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में नायर के मुकदमे तक पता ही नहीं था, जबकि उस वक्त व्यापक विरोध हुआ था इसका। सोचिए, इतना बड़ा नरसंहार हुआ और फिल्म ये दर्शाने की कोशिश करती है कि पता ही नहीं था लोगों को। पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, तो हम सब ने पढ़ा है। इतना बड़ा झूठ आप कैसे कह सकते हो? एक और ब्लंडर बताता हूँ आपको, ये भी ग्रोक ने पॉइंट आउट किया है, मैं अकेला पॉइंट आउट करने वाला नहीं हूँ। इसमें प्रोफेसर हेराल्ड डस्की को लक्सी कहकर रिश्वत लेते दिखाया गया, जबकि वास्तविक राय उनकी जो है ना, वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन करती थी। यानी ब्रिटिश एम्पायर को दिखाया गया कि उन्होंने जनरल डायर को लताड़ लगाई तो उन्हें एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की असल में, जबकि वो बचा रहे थे जनरल डायर को। और जो लास्की नाम का कैरेक्टर है जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता था, उसे रिश्वतखोर दिखाया गया। ये कहानी आई कहाँ से? ये कौन गढ़ता है ऐसी कहानियाँ? क्या सोच होती है इसके पीछे? इस फिल्म का जो बेस है वो ये किताब है, द केस दैट शुक द एम्पायर, द वन मैन्स फाइट फॉर द ट्रूथ अबाउट जलियांवाला मैसेकर। ये किताब है राघु पलट और पुष्पा पलट द्वारा लिखी गई है। ये किताब अभी कुछ साल पहले ही छपी है। इन्होंने इस किताब को बेस बनाकर एक कहानी इधर उधर जो है वो रच दी, लेकिन इसके कवर पेज पे जो लिखा है, ऊपर की जो 3 लाइनें लिखी है, लगता है फिल्म मेकर अक्षय कुमार और राइटर वो पढ़ना भूल गया, जिसमें साफ लिखा है कि बाय एक्सेप्टिंग सर माइकल ओ डायर चैलेंज, सर शंकरन नायर हैड पुट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ब्रिटिश पीपल ऑन ट्रायल, दे वर ट्राइड एंड फाउंड वांटिंग महात्मा गांधी। इन्होंने लिखा है साफ तरीके, बाय एक्सेप्टिंग सर माइकल ओ डायर चैलेंज मतलब वो जो मैंने बोला है मानहानि का
मुकदमा किया था और फिल्म में दिखाया गया कि भारत में मुकदमा जो है वो शंकर नायर ने किया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि अक्षय कुमार ने ऐसा किया है। अक्षय कुमार ने पहले भी इस तरह के ब्लंडर किए हैं। एक उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको, एक फिल्म उनकी आई थी हाल ही में, स्काई फोर्स, जिसको लेके कंट्रोवर्सी हुई कि किस तरह से कलेक्शन का खेल भेल किया गया। खुद ही प्रोड्यूसर्स ने टिकटें खरीद के खाली हॉल को हाउसफुल दिखा दिया और बताया गया कि फिल्म ने इतने करोड़ कमाया, जबकि कमाई उसकी आधी भी नहीं थी। चलिए, वो अलग कहानी है। लेकिन इसमें उन्होंने दिखाया गया था कि जो स्क्वाड्रन लीडर अजमदा बी देवैया हैं, जो उसमें एक सेकंड लीड थे, कैरेक्टर थे लड़के, वो तमिलियन के रूप में दिखाया गया था, जबकि वो कोडावा समुदाय से थे और कोडावा समुदाय ने इसका विरोध भी दर्ज कराया था। इसके अलावा राम सेतु फिल्म आई थी एक, याद है आपको? राम जी के नाम पे तो कुछ भी इस देश में बेचने की कोशिश की जाती है। राम सेतु नाम की फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसमें भी इन्होंने कई तथ्यों को गलत तरीके से, विकृत तरीके से दिखाया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय कुमार पर केस भी किया था, नोटिस भेजा था अक्षय कुमार को इस मामले में, राम सेतु के मामले में। ये अक्षय कुमार की कहानी है और अक्षय कुमार ये सारी चीज़ें करते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। अब आका कौन है ये आप जानते हैं। अब इसी तरह से एक और महारानी है, आपको मालूम है, कंगना रनौत, तो बीजेपी की बाकायदा सांसद भी हैं। उन्होंने भी दर्जनों प्रोपेगेंडा फिल्में बना ली, लेकिन सब डब्बा गोल हो जाती हैं, जैसे अक्षय कुमार की हर फिल्म डब्बा गोल हो रही है। अब कंगना ने भी एक बड़ी सोचे समझे तरीके से कांग्रेस को उल्टा मतलब टांगने के लिए एक पूरी कहानी बनाई थी। कहा, मैं इमरजेंसी पे फिल्म बनाऊंगी, काला अध्याय भारत के इतिहास का, क्यों ना लोगों को इसकी सच्चाई बताई जाए। खुद ही राइटर, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही एक्टर, सब कुछ खुद बन गई, प्रोड्यूसर भी खुद, और बनाई फिल्म। पहले तो जिस सरकार के लिए बनाई थी उन्होंने 1.5 साल तक फिल्म को लटकाए रखा। अल्टीमेटली चुनाव के बाद फिल्म रिलीज हुई तो उससे पहले कंट्रोवर्सी हो गई, सिख उसके खिलाफ हो गए, कितना कुछ हो गया। कई कट लगने के बाद रिलीज हुई तो पता ही नहीं, लोगों को समझ में नहीं आया फिल्म कब आई और कब चलेगी। अब OTT प्लेटफॉर्म पे, अब उनको लेकर भी कंगना को पे भी नोटिस आया है और नोटिस दिया है एक पत्रकार और लेखक उमी कपूर ने। कपूर का कहना है कि उनकी किताब को इस फिल्म का बेस बताया गया है और ये जो कहानियाँ, उसमें जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो उनकी किताब से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, जो सरासर झूठ हैं। इसलिए कंगना रनौत और उनके भाई अक्षत को नोटिस भेजा है। कपूर का कहना है कि जो एलिगेशन है, उनका कहना है कि उसमें दिखाया गया है कि अकबर अहमद ने किशोर कुमार के गानों पर बैन लगाया था, जबकि असल में ये तो सबको मालूम है कि उस वक्त I&B मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल ने बैन लगाया था। इसको लेकर कपूर को बहुत कुछ झेलना पड़ा, अहमद ने फ़ोन भी किया उनको। उसके अलावा उनका कहना है कि इसमें एक और डिपिक्शन है कि निखिल चक्रवर्ती नाम के पत्रकार को जो है वो जेल में डाला गया था, जो उनकी किताब का मिस रिप्रेजेंटेशन है। ओमी कपूर का कहना है कि जब 2021 में अक्षत रनौत और कंगना रनौत उनसे मिले थे, अक्षत रनौत खास करके, तब उनकी किताब पर उन्होंने कहा था मैं फिल्म बनाना चाहते हैं। तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन हुआ था मणिकर्णिका फिल्म्स और पेंगुइन के बीच में, जो पब्लिशर उस किताब के हैं, और उसमें साफ साफ लिखा था, कपूर कहना, उसमें क्लियरली लिखा था कि उनका और उनकी किताब का नाम प्रमोशन के लिए और पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा बिना उनकी परमिशन के। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिल्म थिएटर में आई, चली गई नहीं पता लगा, OTT प्लेटफॉर्म पे आई जब नेटफ्लिक्स पे, तो कपूर ने देखा वहाँ पर दिखाया गया है बाकायदा कि ये फिल्म ओमी कपूर की किताब पर बेस्ड है। तब उन्होंने देखा कि इतिहास के तथ्यों के साथ कितनी छेड़खान हुई है। वो कहती हैं कि आई डिड स्पेसिफिकली टोल्ड देम टू नॉट टू यूज़ द टर्म बेस्ड
on, but they still did it, Kapoor said. She further claimed that she was never shown the film script. स्क्रिप्ट तक नहीं दिखाई गई थी उनको और उनका इस्तेमाल हो गया। अब उन पर भी मुकदमा दायर हुआ। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। इमरजेंसी भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास है भारत का, सच्ची घटना है। अब आप ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कैसे छेड़खानी कर सकते हैं? आप हजारों साल पुराने मंदिर मस्जिदों के नीचे ढूंढते हैं, औरंगजेब का पूरा इतिहास खंगालते हैं और इतिहास बताते हैं औरंगजेब ने ये किया, वो किया, ये किया। जो रिटर्न नहीं भी है उसको भी आप सच बताते हैं। यहाँ तो चीज़ें रिटर्न है, उस रिटर्न चीज़ों को भी आप गलत तरीके से और अपने हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो ऐसे लोगों पर मुकदमा तो बनता है। देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं बनता? देश की धरोहर से छेड़छाड़ करोगे और देशद्रोह का मुकदमा ना होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? सवाल तो वही है। क्योंकि अगर ये सितारे खोखले हैं तो जिनको ये खुश कर रहे हैं वो उससे भी बड़े खोखले हैं। यूँ तो अक्षय कुमार बहुत बड़े देशभक्त और बड़े वो सब चीज़ें बताते हैं। ये जो पहलगाम में हुआ, क्या इस पे अक्षय कुमार फिल्म बनाएंगे? क्या कंगना रनौत इस पे फिल्म बनाएंगी? अपनी फिल्म में पूछेंगे सवाल, दिखाएंगे किस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर, किस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, दिखाएंगे कि किस तरह से 10 दिन पहले सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद जो है वो उसी कश्मीर में, उसी गुलमर्ग में एक शानदार पार्टी कर रहा था और वहाँ सिक्योरिटी का इतना पुख्ता इंतज़ाम था कि उसके अगर आधे से आधे भी पहलगाम में होते तो शायद ये हादसा ना होता। क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री घायलों का हाल पूछने या जो जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ जाने की बजाय पॉलिटिकल रैली पे जाते हैं, वो जो है संबोधन करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं? ये सब दिखाने की हिम्मत नहीं है उनमें, क्योंकि सत्ता को खुश करना उनका मकसद होता है, ना कि देश प्रेम उनका मकसद होता है या देश को सच दिखाना उनका मकसद होता है। इसलिए मुझे समझ में एक बात नहीं आती कि रोज़ हम देखते हैं, रोज़ हम पढ़ते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ये हो रहा है, दक्षिण की इंडस्ट्री हावी हो रही है, हिंदी फिल्में नहीं चल रही, लोग नहीं देख रहे। तो लोग कई तरह की कहानियाँ बताते हैं कि कहानियाँ हमारे पास अच्छी नहीं हो रही, हम जो है मास फिल्में बनाना भूल गए, ये हो गए। हिम्मत क्यों नहीं दिखाते बॉलीवुड वाले ये सच कहने के लिए कि इन जो हर महीने 1-2 प्रोपेगेंडा फिल्म रिलीज हो रही है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदी फिल्मों का। अब हर फिल्म को इस देश की जनता शक की नज़र से देखने लगती है कि यार क्या पता इस फिल्म में भी कुछ इसी तरह का प्रोपेगेंडा हो। इन प्रोपेगेंडा फिल्मों को बनाना क्यों बंद नहीं करती बॉलीवुड? क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आवाज़ नहीं उठाती कि ऐसी फिल्मों को बैन किया जाए, बंद किया जाए, तो अब चलेगी आपकी फिल्में? सच कोई बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता कि इनकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डूबती जा रही है? अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी राइटर पे थोप देते हैं, कभी मेकर्स पे थोप देते हैं, कभी आप नेपोटिज्म पे थोप देते हैं। हकीकत तो दिखाइए, बताइए, बोलिए कि ये प्रोपेगेंडा फिल्मों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। सही बताऊं, मैं भी कोई भी फिल्म में देखने जाता हूं तो शक की नज़र से मुझे लगता है ये भी फिल्म वही है, क्यों देखूं मैं एक फ़िल्म देखने गया था, मैं 3-4 बार उसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि मैंने कहा चलो फैमिली ने कहा एंटरटेनमेंट देखना है, सैटरडे है, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे, तो सिंघम अगेन या क्या नाम था उस फ़िल्म का, देखने चले गए क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टार थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, मेरे ख़्याल से शायद टाइगर श्रॉफ, ये सब। और उस फ़िल्म में जब मैं देखता हूँ कि किस तरह से ज़बरदस्ती एक एक्शन फ़िल्म में, एक्शन कॉमेडी फ़िल्म में रामायण को डाला गया, रामायण को ज़बरदस्ती जोड़ा गया उससे, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो कैसे फिल्में चलेंगी? अब मैं दोबारा रोहित शेट्टी की फ़िल्म देखने से पहले 10 बार सोचूंगा। उस शख्स ने भी जो अब तक हिट का टैग लगा हुआ था उस पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि कहीं मेरी फ़िल्म को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कहीं ये भगवा गैंग मेरी फ़िल्म के खिलाफ सड़क पे ना उतर जाए, पोस्टर ना फाड़ दे, उन्हें खुश करने के लिए ज़बरदस्ती उसमें रामलीला का एंगल डाल दिया और करा दिया फिल्म का डब्बा गोल। भाई, राम के नाम पे, भगवान के नाम पे
ज़बरदस्ती कुछ डालोगे तो लोग नहीं फिल्म देखने आएंगे, पैसा खर्चना पड़ता है फिल्म देखने के, लोग आप मुफ्त में नहीं दिखा रहे हो। अरे एक वो फिल्म आई थी ना पिछले साल, मैं भूल गया उसका नाम ही भूल गया, क्योंकि इतनी वो फिल्म बनाई गई थी राम के नाम पे, जिस वो मनोज मुंतसिर ने लिखी थी, डायलॉग वगैरह सारे, और क्या घटिया बेहुदा डायलॉग थे। जब वो फिल्म नहीं चली तो राम के नाम पे ज़बरदस्ती जोड़ने से कोई और फिल्में चल जाएगी। गलत फहमी है, और इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा जितनी जल्दी इस गलत फहमी से बाहर निकले। नमस्कार।